हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम मिल रहे हैं नीट 2025 की तैयारी की शुरुआत करने के लिए। तो इस सेशन में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के साथ और उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th का बोर्ड का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम अपना नीट का अटेम्प्टेशन देंगे 2025 में, और उन स्टूडेंट्स के बारे में भी जो खुद को एक और साल देने वाले हैं 2025 में बेटर रिजल्ट्स लाने के लिए। तो यानी कि हम ड्रॉपर स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे और 12th के स्टूडेंट से भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम अब सेशन की शुरुआत करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ, पर्टिकुलर चीज़ों के साथ। तो इस सेशन में हम उन आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी को एफिशिएंटली करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब भी हम कंपटीशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमें अच्छे से सिलेबस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर हम एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे। बट अगर आप सोचो कि एग्ज़ाम जो है उसको अच्छे से देने के लिए, अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले तो शुरुआती दिनों में आपको अच्छे से जानना है कि एग्ज़ाम है क्या। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो पहले तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जब आप उसके लिए प्रिपेयर करने वाले हो। ठीक है, तो उसको प्रिपेयर करने के स्टार्ट में आपको कुछ हैबिट्स डेवलप करनी है, कुछ आदतें ऐसी डेवलप करनी है जो आपको कंसिस्टेंट रखेंगी कि पूरे टाइम, जितना भी टाइम आप ले रहे हो अपनी तैयारी के लिए, तो उस टाइम पे आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे तैयारी करनी ही करनी है और कंप्लीट करनी है इस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, और तैयारी करते करते आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस है। सिलेबस कंप्लीट करना, अच्छे से कंप्लीट करना, अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस ढूंढना। ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सको। ठीक है, उस दौरान आप बहुत ज़्यादा बोरियत फील करोगे, डीमोटिवेटेड फील करोगे, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, है ना। तो उन चैलेंजेस को इवेड करते हुए आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपका सब सिलेबस कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम जो है उसका फॉर्म फिल करना है, अच्छे से फिल करना है ताकि कोई गलती ना हो, फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फॉर्म फिल हो गया, सारी फॉर्मेलिटीज होगी, एग्जाम में अपेयर होना है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानना है। एग्जाम में बैठे हो, अटेम्प्टेशन अच्छे से देना है, प्रेशर फील नहीं करना है, बिल्कुल काम और कंपोज रह के एग्जाम देना है। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोचो तो बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में। तो उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कुछ आदतें जो हैं वो खुद में इनकलकेट करनी है आपको, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत फ्री माइंड होके एग्ज़ाम दें, आप पूरा प्रिपेयर्ड हो, आपके पास पूरी प्रैक्टिस होगी, आपको किस तरीके से अटेम्प्टेशन देना है, कैसे अटेम्प्टेशन देना है। ठीक है, सब कुछ आपके माइंड में। ठीक है, तो बहुत आराम से आप एग्ज़ाम दें और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएं। तो ये सेशन जो है वो इसीलिए है ताकि आप समझ सकें कि तैयारी की शुरुआत करनी है तो उससे पहले कुछ आदतें जो हैं वो खुद के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्टडी स्केड्यूल जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट की तैयारी के दौरान सिलेबस को जानते हुए आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि मुझे इतने पर्टिकुलर टाइम पे ये सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसको लेकर आपको कंसिस्टेंट रहना है। डेली पढ़ाई करनी है, डेली आपको टाइम देना है कि इतने से इतना टाइम मेरा पढ़ाई का है और मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, खुद को कमरे में बंद कर लिया और तैयारी शुरू कर दी। सबसे इंटरैक्ट करना है, खुद को रिफ्रेश करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए जो भी आपसे बन पड़ता है आप वो करें। ठीक है, खेलने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, खुद के रिक्रिएशन के लिए पूरा टाइम देना है, लेकिन जो टाइम पढ़ाई का है वो पढ़ाई का है, वो आपको कंसिस्टेंटली देना है। अब आप खुद देखो, मई में एग्जाम हुआ, 6 मई को एग्जाम हुआ 2024 में, अब नेक्स्ट मई में एग्जाम होगा। नियरली आपके पास 1 साल है, इस पूरे साल कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है ना। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की हैबिट डालनी है कि हाँ ये पढ़ाई है, मतलब डेली आपको पता होना चाहिए कि मेरा जॉब है, मेरी सेट ऑफ ड्यूटीज है जो मुझे कंप्लीट करनी है। ठीक है, इतनी पढ़ाई करनी है। कई बार ऐसा है कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, किसी वजह से आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की, बट आपको उसको कंपेंसेट करना है। आप टारगेट ले लो एक वीक का कि मुझे इस वीक में इतना पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट करना है, बट बाय सम रीजंस आप एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं करना है कि एक अगले दिन बैठे तो फर्स्ट डे का भी किया जो आपने स्किप किया था,
और उस दिन का भी पूरा सिलेबस कर दिया, खुद को इतना एक्सर्ट कर दिया कि नेक्स्ट डे आपका मन ही नहीं किया फिर कुछ पढ़ने का, है ना। वो भी नहीं करना है। जब एक दिन आपका स्किप हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, सिलेबस को डिवाइड कर देना कि उस वीक में कितने दिन बचे हुए हैं, सिलेबस को डिवाइड करके उस वीक में पूरा कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। इससे आपके ऊपर एक बर्डन भी नहीं आएगा, बहुत इजी तरीके से आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, अपना टारगेट भी कंप्लीट कर लेंगे, बट और आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती रहेगी इस तरीके से, है ना। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, स्केड्यूल भी बनाना है। और ऐसा नहीं कि आपका स्केड्यूल कोई और बना रहा है, आपके मम्मी पापा भी बना रहे हैं, ठीक है। मम्मी पापा से हेल्प लो, ठीक है, जो आपके मेंटोर है उनसे हेल्प लो, बट आपको देखना है कि आप एक दिन में कितना अच्छे से, कितने टाइम में कितना अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं। आपको अपना स्केड्यूल देखना है, आपको अपनी एफिशिएंसी देखनी है। अगर आप एक दिन में ज़्यादा एफिशिएंसी दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है, तो आप उसके हिसाब से स्केड्यूल बनाइए। बट अगर आप एक दिन में एफिशिएंसी जितनी भी दे सकते हो, उससे ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट करने का कोई रीज़न नहीं बनता, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप थोड़े टाइम में थक रहे हो, ठीक है, सिटिंग हैबिट आपको वैसे तो डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सिटिंग हैबिट आपको खुद में डेवलप करनी है, बट आप एक बार में नहीं कर पा रहे हो, दिन में तोड़ तोड़ के पढ़ाई कीजिए। मॉर्निंग में थोड़ा सा कर लीजिए और इवनिंग में थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। तो वो टाइम जो है वो स्प्लिट कर दीजिए अकॉर्डिंगली, जैसे आपको करना है, जैसी आपकी फिजिबिलिटी है। बट वो स्टूडेंट जैसे जो स्कूल जा रहे हैं, जो कोचिंग जा रहे हैं, उनका जो कोचिंग में टाइम रहता है ना, जो स्कूल में टाइम रहता है, जितना चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको अच्छे से सुने। अगर आप चीज़ें सुनते हैं तो समझते हैं, आपको जो रिविजन करने का घर में टाइम चाहिए होगा ना, वो थोड़ा आपका कम लगेगा। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कुछ सुन के नहीं आ रहे, या स्कूल में रहेगा कि ठीक है घर जाके प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, घर जाके खुद से प्रिपेयर करेंगे, बोर्ड का भी हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स 12th में अभी पेयर होने वाले हैं, तो 12th का बोर्ड का भी हो जाएगा और नीट का एग्जाम का भी हम खुद कर लेंगे। स्कूल में जितना एक्सप्लेनेशन दिया जाता है अच्छे से सुनिए, ठीक है, कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा अच्छे से। आप घर में जब आके वो बुक रीड करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको उतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा जब आप सब कुछ इंडिविजुअली करने लग रहे हो उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो जितना टाइम स्कूल में बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो उसको भी यूटिलाइज करिए, और जो एक्स्ट्रा टाइम देना उसको भी यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो सब कुछ बैलेंस करना है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग या स्कूल जा रहे हैं, उनको सब कुछ बैलेंस करना है। जो कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए तो प्रॉपर स्केड्यूल रहेगा, है ना, कि ये पढ़ाया गया है तो इतना करना है। लेकिन जो 12th में है अभी, उनको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि आपको अपना 11th का रिविजन जो है वो भी साथ में करना पड़ेगा, है ना। तो 11th का रिविजन जो है वो भी रिक्वायर्ड रहेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में जो भी आप टाइम देते हैं तो बहुत अच्छे से दें, ताकि आपको बाद में जो 12th का पढ़ा हुआ है, जो आप साथ में कोचिंग या नीट की तैयारी कर रहे हो, उसको पढ़ने के साथ साथ आप 11th का रिविजन भी कर पाओ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th के सिलेबस से मतलब बिल्कुल कट नहीं करना है। जब लास्ट में आपको 11th का रिविजन करना पड़ेगा ना, आप सोचोगे दिसंबर तक 12th कर लेंगे पूरी प्रिपेयर, उसके बाद 11th का रिविजन कर लेंगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसके केस में क्या होता है, 11th का आप बहुत सारा चीज़ें भूल चुके होते हो। अगर आप ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपको थ्योरी याद रहेगी, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस केमिस्ट्री में याद रखनी पड़ती है, बहुत सारी टर्म्स है जो बायोलॉजी में याद रखनी पड़ती है, वो आप भूल जाओगे, दोबारा से आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर ये नहीं है कि आप साथ साथ में रिवीजन कर ले, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपका कहीं से भी 12th का सिलेबस भी चलता रहेगा और 11th का भी है, जो आप बिल्कुल कंटिन्यूटी में रहोगे सिलेबस के साथ, ठीक है। तो वो डिटैचमेंट नहीं आएगा आपका सिलेबस के साथ कि हाँ ये छूट गया पीछे, बाद में टाइम देना बहुत सच में मुश्किल होता है। तो ज़्यादा नहीं करना है अपना। आप अगर बोलो कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, 11th का भी प्रिपेयर करना है, रिविजन करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम दे दीजिए, है ना। थोड़ा सा टाइम जो आपने 12th के लिए प्रिपरेशन के लिए, नीट की तैयारी के लिए जो आप पूरा दिन में टाइम देते हो, ठीक है, उसमें से 30% टाइम सिर्फ 11th को दे दीजिए, बाकी 12th को दीजिए, क्योंकि आपका 12th जो है वो इस साल आप फ्रेश पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो 30% टाइम दे दीजिए रिविजन के लिए, ठीक है ना। तो अगेन रिवीजन जो है वो साथ साथ में करनी है, जो आप स्कूल में पढ़ के आ रहे हो, जो कोचिंग में पढ़ के आ रहे हो, और जो स्टूडेंट्स को 11th का भी साथ साथ में करना है प्रिपेयर, तो उसके लिए आप रेगुलर रिवीजन की हैबिट डालो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग में पढ़ के आए, ठीक है, हम मैम ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है, हम वही सुन लिया, हमारा लर्न हो गया, हमारा प्रिपेयर हो गया,
वो नहीं करना है। वो जो लेक्चर आपको एक्सप्लेन किया गया है, जो लेक्चरर हैं, जो टीचर हैं, उनको लर्न हो गया, वो उन्हें लर्न हुआ अच्छे से। लेकिन आपको लर्न करने के लिए, आपको चीज़ें कनेक्ट करने के लिए, समझने के लिए खुद पढ़ना और खुद क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो डेली प्रैक्टिस की आदत डालिए, ठीक है। और प्रैक्टिस की आदत डालने के साथ साथ यानी कि आपको टेस्ट जो है वो डेली प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ, तो मॉक टेस्ट पे आने से पहले एक और चीज़ की मैं बात करूंगी। जैसे हम डेली क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, डेली क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैं दोनों क्लासेस की बात करती हूँ साइमल्टेनियसली, क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स को भी अभी नीट 2025 में अपेयर होना है फर्स्ट टाइम में, उनके लिए थोड़ा सा नई चीज़ रहेगी ये। तो 12th का जब आप प्रिपेयर कर रहे हो और 11th का आप रिविजन कर रहे हो साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो आपको करना क्या है, स्कूल में, कोचिंग में जो आपका टॉपिक पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिविजन करना है, ठीक है। अच्छे से सुनकर आएंगे स्कूल और कोचिंग में, तो अच्छे से आपको रिविजन करना है। रिविजन करने के बाद थ्योरी पढ़नी है, सब कुछ करना है, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और एक टॉपिक जो है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक्स जो है आपको 11th से ले लेने हैं और उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। बट अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, आपके पास क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हो गया, आपने उसको प्रिपेयर किया। इस तरीके से वीकली क्या हो गया, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो गए, आपने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वीकेंड पे आपको क्या करना है, जो जितनी चीज़ें आपने पूरे वीक प्रिपेयर की हैं, जितने टॉपिक्स आपने पूरे वीक प्रिपेयर किए, उनको हम कंबाइनली प्रैक्टिस करेंगे। उनसे सबसे रिलेटेड, सबके टॉपिक से रिलेटेड एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीक के एंड में आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी है। और इस तरीके से जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब जो है वो क्या होता है, नीट के पैटर्न पे बेस्ड एग्जाम, ठीक है। तो उस एग्जाम में क्या होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। जैसे आपके पास अलग अलग सेक्शंस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाया है। तो अब उस पर क्या है, फिजिक्स में सेक्शन ए सेक्शन बी होगा, केमिस्ट्री में सेक्शन ए सेक्शन बी होगा, बॉटनी एंड जूलॉजी में इंडिविजुअली सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉक टेस्ट में। बिल्कुल सेम पैटर्न रहता है जैसे नीट के एग्जाम में रहता है। तो मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन को कितने टाइम में कितना इजीली जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी सिर्फ क्वेश्चंस की नहीं, नीट के एग्जाम के पैटर्न की भी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाते हैं और मॉक टेस्ट देते जाएंगे ना, आपका टॉपिक्स के साथ कनेक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो मॉक टेस्ट जो है वो देना जरूरी है। क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, बहुत बढ़िया, लेकिन नीट के पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चन टेस्ट पेपर्स होते हैं वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं, और ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम टाइम पे होने वाले प्रेशर को हैंडल करने में भी। आपको, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। जब आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे एग्जाम के टाइम पे, तो वो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। आपने बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट पहले भी दे रखे हैं, है ना। तो आपके लिए कोई नया पैटर्न नहीं आने वाला है। आपकी स्पीड जो है अकॉर्डिंगली होगी नीट के एग्जाम में, अगर आपने अच्छे से मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्लैरिफिकेशन की। सबसे बड़ी बात ये होती है जब आपके पास डाउट रहता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से अपने टीचर से, अपने मेंटोर से पूरे अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने डाउट्स को लेकर थोड़ा शाय फील करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये या तो मैं खुद देख लूँगी या खुद देख लूँगा, या तो रहने देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, ठीक है, या मुझसे हो ही नहीं रहा, बहुत बोरिंग टॉपिक है, रहने देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करना है। एक टॉपिक जो है, चलो बेशक मान लिया वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं और नीट के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ऐसा भी तो नहीं है ना कि उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दूसरे चैप्टर में और दूसरी जगह नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन किए जाते हैं अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग तरीके से, उनके अलग अलग कनेक्शंस होते हैं। तो जब आप उस टॉपिक को नहीं करोगे, प्रिपेयर नहीं करोगे, क्लैरिफाई नहीं करोगे, अगर डाउट रह गया, तो एग्जाम के टाइम पे ना आप बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स में फंस सकते हो। वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपने क्वेश्चंस में। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। छोटे से छोटा डाउट है ना, यू हैव टू आस्क योर मेंटोर, यू हैव टू आस्क योर टीचर कि मुझे ये क्लैरिफाई करो, ये ऐसा है तो क्यों है। चाहे वो एक सिंगल क्वेश्चन है,
चाहे वो सिंगल एक डेफिनेशन है, चाहे वो एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, उसे पूछिए और क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। एंड यू हैव मल्टीपल सोर्सेस, इनफैक्ट अब तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेस हैं, अब मल्टीपल सोर्सेस से क्लैरिफाई कर सकते हो। अगर आपको वहां से क्लैरिफिकेशन नहीं मिले, इलेबोरेटिव चाहिए, डू आस्क योर टीचर्स ना कि मुझे ये पूरा एक्सप्लेन करो, मुझे इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो वो भी आपको क्लैरिफाई करने हैं कि पूरा एक्सप्लेन करो, मुझे ये जानना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, रिलेटेड टॉपिक्स में भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। ये सारी चीजें जो है वो इसलिए जरूरी है ताकि आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको और नीट के एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग भी होते हैं, मॉक टेस्ट जो है उनको सॉल्व करने से आपके नीट एग्जाम के पैटर्न पे प्रिपरेशन भी हो जाती है। एंड अब मैं बात करूंगी सबसे मुश्किल चीज के बारे में, जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, अगेन जो आपको पूरे साल मेंटेन करनी है, वो है मोटिवेटेड रहना। मोटिवेटेड रहना, अपने अंदर मोटिवेशन को मेंटेन रखना, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, उसका सोर्स, उसका रीजन, ठीक है। अब क्यों एग्जाम दे रहे हो, क्यों उसमें अपेयर होने वाले हो, क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना आपको पूरे साल भूलनी नहीं है, आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको अलग अलग तरीके से, आपको जब तक आप खुद के अंदर, आपके अंदर अर्ज नहीं होगा कि मुझे क्वालिफाई करना है, आप बार बार डीमोटिवेटेड होते रहोगे। और जहां आप डीमोटिवेटेड फील करो ना, ऐसा नहीं है कि आपको होप लूज कर देने की, अब मुझे तैयारी ही नहीं करनी, ठीक है, वैसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने रिक्रिएशन की सोर्सेज को फॉलो करना है, एक दिन ब्रेक लो, खुद को रिक्रिएट करो, लेकिन वापस स्टडी पे आ जाओ। क्योंकि जब आपके पास एक अच्छे कॉलेज की डिग्री होगी ना, तो आप खुद को खुद के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, खुद के फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए ना, आगे की डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, आपने अच्छी जगह से स्टडी कर लिया, वो एंड होता है। पढ़ाई आगे भी करनी है, मेहनत आगे भी करनी होती है, ठीक है। बट ये है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज से डिग्री करके, अच्छे कॉलेज से अपनी एजुकेशन पूरी करके निकलोगे ना, तो आपके लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग होगी, आपके पेरेंट्स के लिए प्राउड फीलिंग होगी, और अगेन आपके लिए जो बेटर जो गेट्स हैं फ्यूचर के लिए, बेटर सोर्सेज जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, अगेन खुद को रिक्रिएट करते रहिए पूरे साल जो है। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, खुद को कमरे में बंद करके टॉर्चर नहीं करना है, खुद को मोटिवेटेड रखते हुए अपनी पढ़ाई को स्केड्यूल के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो माइंड में रखनी है आपको। तो इसके साथ स्टार्ट करनी है नीट 2025 की तैयारी। तो फर्दर सेशंस में हम डील करने वाले हैं सिलेबस से जुड़ी चीजें, सिलेबस डिस्कस करेंगे, अगेन जानेंगे कि 2025 में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या नहीं करना है, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे एक्चुअल सिलेबस, और साथ में करेंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीज़ों के साथ।